कहानी की शुरुआत केसी नाम के एक आदमी से होती है जो जापान के एक मार्शल आर्ट आश्रम में रहता था और उसके हेडमास्टर का नाम टाकिडो था। कैसी ने अपनी मेहनत से टाकिडो और उसकी बेटी नामिको का दिल जीत रखा था। वो पूरा दिन नामिको के साथ ही प्रैक्टिस करता रहता था, जिस वजह से वो दोनों काफी करीब आ चुके थे। टाकिडो भी इस बात को धीरे धीरे समझ चुका था और इसलिए उसने इन दोनों को सिर्फ मार्शल आर्ट पर ध्यान देने के लिए कहा। एक रात टाकिडो ने अपने एक बक्से को खोला, उसमें एक कई साल पुराना बित्सु रखा हुआ था। दरअसल बित्सु एक तरह का सूट होता है जिसमें सभी तरह के हथियार होते हैं और इसे निंजाज पहनते हैं। और इस आश्रम में एक रिवाज था कि मास्टर पीढ़ी दर पीढ़ी बित्सु को उसके सबसे काबिल स्टूडेंट को सौंपता था। जापान में निंजाज को सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता है। टाकिडो जानता था कि उसके मरने के बाद बित्सु की रखवाली किसी ना किसी को तो करनी ही होगी, पर वो कौन होगा, इसका चुनाव टाकिडो को बहुत ही जल्द करना था। इसीलिए अगले दिन टाकिडो ने सबको मिलने के लिए बुलाया और बताया कि मेरे हिसाब से केसी और मासाजुका बित्सु पाने के सबसे काबिल उम्मीदवार है और इन्हीं में से एक को बित्सु संभालना होगा। पर मासाजुका इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता है क्योंकि वो खुद को केसी से ज़्यादा काबिल मानता था और साथ ही उसे केसी और नामिको के बीच बढ़ती करीबी से भी बहुत ज़्यादा जलन होती थी। वहीं दूसरी ओर केसी अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद बचपन से ही टाकिडो के आश्रम में रहता और उसने अपनी मेहनत से खुद को सबसे ज़्यादा काबिल बनाया था। टाकिडो की अनाउंसमेंट के बाद से ही केसी और मासाजुका अपनी अपनी तैयारी में लग गए और केसी रात भर प्रैक्टिस करता रहता था, जिससे सब लोग हैरान थे। फिर वो दिन आया जिस दिन मासाजुका और केसी के बीच प्रतियोगिता होनी थी। सुबह होते ही मुकाबला शुरू हो जाता है। मैच शुरू होते ही मासाजुका ने अपने दिल में नफरत भरे होने की वजह से केसी पर जानलेवा हमले करने शुरू कर दिए और जैसे ही टाकिडो को उसकी इस नीयत के बारे में पता चला तो उसने मासाजुका को रुकने के लिए कहा, पर वो रुकने को तैयार ही नहीं था। और जब वो केसी पर तलवार से हमला करने वाला ही होता है तो बचाव के लिए केसी मासाजुका के चेहरे पर तलवार से वार कर देता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स ने आकर मासाजुका को बीच में ही पकड़ लिया। मासाजुका की ऐसी हरकत की वजह से टाकिडो ने उसे आश्रम से निकालने का फैसला किया, जिससे मासाजुका बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो जाते जाते वादा करके जाता है कि वो एक दिन आएगा और पूरे आश्रम को तबाह कर देगा। कुछ सालों बाद यूएस में रिंग नाम के एक खास ग्रुप की मीटिंग चल रही थी, जहां उसके नए सदस्यों की छाती पर कंपनी का लोगो लगाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर रशिया की दो खास कंपनी का विवाद रिंग के साथ चल रहा था और इसीलिए रिंग कंपनी हेड्स को मारने के लिए एक निंजा को हायर करती है और ये निंजा और कोई नहीं बल्कि मासाजुका ही होता है, जिसने बहुत इजीली कंपनी हेड्स को मार भी दिया था। कुछ दिनों बाद टाकिडो ने अपने सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया क्योंकि अब वो अपने कंधों से बित्सु की जिम्मेदारी हटाना चाहता था और उसके मुताबिक बित्सु को उसके अगले वारिस के हवाले करने का सही समय आ गया था। और तभी मासाजुका भी वहां आ जाता है और वो टाकिडो से बित्सु को उसे ही देने के लिए कहता है, पर टाकिडो ने मासाजुका को साफ मना कर दिया और उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। पर मासाजुका कहता है कि अभी तो वो जा रहा है, पर वो बदला लेने के लिए एक दिन जरूर वापस आएगा। टाकिडो मासाजुका की ये बात सुनकर जल्दी ही समझ गया कि उन पर हमला होने वाला है और इसीलिए उसने बित्सु को संभालने की जिम्मेदारी केसी को दे दी, क्योंकि टाकिडो के मुताबिक सिर्फ केसी ही बित्सु और नामिको का ध्यान रख सकता है। जिसके बाद केसी और नामिको बित्सु को लेकर न्यूयॉर्क पहुंच गए, जहां उन्होंने टाकिडो के पुराने दोस्त प्रोफेसर गैरिसन के साथ मिलकर बित्सु को यूनिवर्सिटी में छिपा दिया। पर वहीं दूसरी ओर मासाजुका अपने हमले की तैयारी कर रहा था, पर टाकिडो उसके हमले के बारे में जानता था, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ मासाजुका का इंतजार कर रहा था। तो वहीं दूसरी ओर केसी अमेरिका में गैरिसन को अपने बचपन की कहानियां सुना रहा था। उसी शाम मासाजुका आश्रम पर हमला कर देता है और सारे स्टूडेंट्स को मार देता है, जिसके बाद वो मास्टर टाकिडो के पास पहुंचा, पर उसे बित्सु के न्यूयॉर्क में होने की कोई खबर नहीं थी और इसीलिए वो टाकिडो को खत्म करके बित्सु को अपने साथ ले जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद ही वो समझ गया कि वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो टाकिडो को हरा सके, इसीलिए उसने कमरे की लाइट बंद करके अपने नाइट विजन का इस्तेमाल किया। टाकिडो भी अपनी शक्ति का ध्यान लगाकर खड़ा था, पर तभी मासाजुका ने उसके गले में जहर से भरी सुई मार दी, जिसके बाद मासाजुका ने टाकिडो की हत्या कर दी। उसी वक्त नामिको गैरिसन के फोन से टाकिडो को कॉल कर रही थी और जब मासाजुका ने फोन पर गैरिसन का नाम देखा तो वो तुरंत समझ गया कि बित्सु न्यूयॉर्क में है। फिर उसने तुरंत ही अपने ग्रुप रिंग में फोन करके गैरिसन के बारे में पता करने को कहा
अगली सुबह गैरिसन के बारे में पता लगते ही मासाजुका वहां मौजूद सभी लोगों को खत्म करने चला गया और इस हमले में गैरिसन और उसका परिवार मारा गया, पर कैसी और नामिको वहां से किसी तरह बच निकले। थोड़ी देर बाद उन्हें टीवी देखने के बाद पता चला कि गैरिसन और उसके पूरे परिवार के कत्ल का इल्जाम उन्हीं दोनों पर डाल दिया गया है, जिस वजह से पुलिस उन्हें चारों तरफ ढूंढ रही है। नामिको पुलिस से मदद लेना चाहती थी, पर कैसी जानता था कि पुलिस उनकी बातें सुने बिना उन्हें जेल में डाल देगी और इसका फायदा उठाकर मासाजुका बित्सु को आराम से चोरी कर सकता है। इसीलिए उन्हें सबसे पहले बित्सु को सुरक्षित जगह छिपाना होगा। अगली सुबह जब केसी की आंखें खुली तो उसे नामिको नहीं दिखाई दी और इस वजह से वो काफी घबरा गया और तुरंत मार्केट की ओर भागा, पर नामिको तो उसे मिल गई। अखबार में कैफे के मालिक ने उनकी तस्वीर देख ली और वो उन्हें पहचान गया और वो उन दोनों को शक भरी निगाहों से देखने लगा। तभी वहां रिंग के दो आदमी उन पर हमला कर देते हैं, पर दोनों ने उन्हें बहुत आसानी से हरा दिया। पर तभी उनका पीछा करते हुए कुछ और लोग वहां आ जाते हैं। तभी केसी और नामिको दोनों एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। तभी रिंग के लोग भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। आखिर में वो दोनों उनको मिल ही जाते हैं और उनके बीच काफी खूंखार लड़ाई शुरू हो जाती है। केसी और नामिको दोनों ही बड़ी मुश्किल से उन सबको हरा देते हैं, पर जब वो दोनों ट्रेन से उतर रहे होते हैं तभी पुलिस आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ के दौरान पुलिस को उनकी मासाजुका वाली बात पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी मासाजुका रिंग के ऑफिस में पहुंचकर केसी और बित्सु के बारे में पूछता है, जिस पर उसे जवाब मिला कि केसी पुलिस की हिरासत में है और बित्सु का अभी तक कोई भी सुराग नहीं है। ये सुनकर मासाजुका गुस्से में आकर अपने एक आदमी को बहुत बेरहमी से मार डालता है और साथ ही उसने रिंग मेंबर्स को धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने बित्सु नहीं ढूंढा तो वो उन सबको भी मार देगा। उसी रात मासाजुका नामिको का वकील बनकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही वह लाइट काट देता है और अंधेरा होते ही वो एक एक करके सभी पुलिस वालों को मारना शुरू कर देता है। उधर एक ऑफिसर केसी को कमरे में बंद करके बिजली के बारे में जानने के लिए चला जाता है। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर नामिको को कमरे से बाहर लेकर आते हैं तो मासाजुका उन्हें भी मारना शुरू कर देता है और नामिको को किडनैप कर लेता है। केसी भी किसी तरह अपना हाथ खोलकर वहां से बाहर निकलता है तो उसकी नजरें वहां पड़ी लाशों पर पड़ती है और उधर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। इधर केसी वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहां मासाजुको आकर उन सब पर हमला कर देता है, पर केसी ने किसी तरह अपनी और उस पुलिस ऑफिसर की जान बचा ली। इसके बाद मासाजुको नामिको को लेकर वहां से भाग जाता है। इस सब कत्लेआम को देखकर पुलिस ऑफिसर भी समझ जाता है कि केसी निर्दोष है और वो उसे वहां से जाने की अनुमति दे देता है। तो दूसरी ओर मासाजुका ने नामिको को एक फैक्ट्री में बांध रखा था। उधर केसी को एक हमलावर से रिंग के बारे में पता चलता है और वो तुरंत ही रिंग के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां कुछ आदमियों को मारने के बाद उसने रिंग के मालिक मिस्टर कोल को बंदी बना लिया और फिर उसने कोल के फ़ोन से मासाजुका को कॉल करके एक समझौता किया जिसके मुताबिक मासाजुका नामिको को बित्सु के बदले केसी को देगा। इसके बाद केसी तुरंत ही यूनिवर्सिटी पहुंच गया जहां उसने बित्सु की पूजा करने के बाद पहली बार उसे पहना। उधर मिस्टर कोल ने अपने आदमियों को केसी और मासाजुका दोनों को मारने का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद मासाजुका नामिको को लेकर केसी की बताई जगह पर पहुंच गया। जहां पहुंचते ही केसी ने बित्सु को नीचे लाते हुए मासाजुका से नामिको को आज़ाद करने के लिए कहा, लेकिन असल में वो डिब्बा बिल्कुल खाली था और उस डिब्बे को देखते ही मासाजुका गुस्से से आग बबूला हो गया। तभी उसके सामने केसी आया जिसने बित्सु पहना हुआ था और उनकी लड़ाई शुरू होने से पहले ही रिंग के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन तीनों ने एक साथ मिलकर रिंग के आदमियों से लड़ाई की और तीनों ने एक साथ मिलकर रिंग के आदमियों को धूल चटा दी। इसके बाद मासाजुका और केसी आपस में लड़ने लग गए और इसी बीच मासाजुका ने नामिको को वही जहर वाली सुई मारी जो उसने मास्टर टाकेडो को मारी थी और इसका एंटीडोट भी मासाजुका के पास ही था और उसने जानबूझकर केसी के सामने ही वो एंटीडोट जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। इसके बाद मासाजुका ने खुद को गायब करते हुए एक खास निंजा टेक्निक से केसी पर हमला करने की कोशिश की, पर केसी ने इसका काउंटर करते हुए टाकेडो की एक खास निंजा टेक्निक का प्रयोग करते हुए मासाजुका को एक गहरा घाव दे दिया और वो तुरंत ही नामिको के पास पहुंच गया जो बेहोश हो चुकी थी। और तभी उसे याद आया कि एक बार टाकेडो ने उसे बताया था कि बित्सु की तलवार सिर्फ जान लेने के ही काम नहीं आती बल्कि जान भी बचाती है, और उसने तुरंत ही तलवार के हैंडल से एंटीडोट निकाला और नामिको को पिला दिया।
और नामिको तुरंत ही होश में आ गई। वहां से जाने से पहले ही केसी ने मासाजुका को खत्म कर दिया। अगली सुबह एक ऑफिसर उनसे मिलने आया, जिसने उन्हें बताया कि उन दोनों को गैरिसन और उसके परिवार के कत्ल के जुर्म में निर्दोष घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने मिस्टर कोल को भी अरेस्ट कर लिया है और रिंग के सारे ऑपरेशंस खत्म कर दिए हैं। और जल्द ही वो दोनों जापान आ गए और उन दोनों ने एक साथ आश्रम को फिर से